मैं डॉक्टर आर.के. पुरोहित, आपका स्वागत है। आज प्रशासनिक सुधार पर चर्चा करें कि भारत में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है अथवा नहीं है, और यदि प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है तो अभी तक कौन कौन से प्रयास किए गए। 1947 के पहले भारत में जो ब्रिटिश व्यवस्था थी उसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना था। उसका मूल उद्देश्य था भारतीयों पर नियंत्रण, ताकि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए या अन्य किसी भी कारण के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सिर न उठा सकें। मतलब कि भारतीयों की इच्छा का दमन करना, भारतीयों की स्वतंत्रता की अपेक्षा आकांक्षा को समाप्त करना ब्रिटिश प्रशासन का मुख्य उद्देश्य था। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद क्योंकि हमने अपनी सरकार की स्थापना की, हमने अपना संविधान बनाया, प्रशासनिक व्यवस्था को भी एक नए सांचे में ढालना था, लेकिन तत्कालीन नेताओं ने जिनके कंधों पर भारतीय शासन और प्रशासन की बागडोर आ गई थी, उन्होंने भारतीय प्रशासन में भारतीय परिस्थिति के अनुरूप आवश्यक संशोधन और परिवर्तन नहीं किए। पिछले व्याख्यानों में इस विषय पर मैं बोल चुका हूं कि जब भारत को आजादी मिली तो पंडित नेहरू के कंधे पर दो प्रकार की जिम्मेदारी थी। एक आंतरिक शासन की स्थापना करना, एक आंतरिक नीतियों का निर्माण करना, और दूसरा विदेश नीति का निर्धारण करना। तो उन्होंने विदेश नीति के क्षेत्र में सर्वथा नए प्रकार की विदेश नीति का प्रतिपादन किया, और आज भी भारत उसी नीति पर चल रहा है। तो विदेश नीति के क्षेत्र में पंडित नेहरू ने जो नीति अपनाई, यद्यपि उनके शासनकाल में यह विदेश नीति पूरी तरह से आदर्शवादी रही, परिणाम स्वरूप भारत को अपमान सहना पड़ा, भारत को चीन के हाथों परास्त होना पड़ा। लेकिन फिर भी विदेश नीति का सैद्धांतिक पक्ष अच्छा था, उसके क्रियान्वयन में थोड़ी सी गलती हुई, और इस कारण से लोग कहने लगे कि गुटनिरपेक्षता की नीति पूरी तरह से असफल हो गई है, उसको समाप्त करके एक दूसरी नीति का निर्धारण भारत के द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन पंडित नेहरू के मन में इस विदेश नीति के प्रति एक आस्था तो थी ही, इस नीति का एक चित्र भी उनके मस्तिष्क में था, जिसे उनके उत्तराधिकारियों ने धीरे धीरे करके पूरा करना शुरू किया। तो ये रही विदेश नीति की बात। जहां तक आंतरिक नीति का प्रश्न है, पंडित नेहरू को पूरे भारतीय संस्कृति के अनुरूप, भारतीय इतिहास और भारतीय परिस्थिति के अनुरूप भारत की आंतरिक नीति का निर्माण करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, और अंग्रेज हमको जहां पर छोड़कर गए थे उसी को आगे उन्होंने खींचने का, ले जाने का काम किया। परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष के बाद भी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय जनमानस के अनुरूप सिद्ध नहीं हो पाई है। उसमें आज तक अंग्रेजियत है, ब्रिटिश शासन की संस्कृति है, और वे अपने आप को अन्य आम जनों से हमेशा उच्च समझते हैं। इस प्रवृत्ति को आप कैसे करके सुधारेंगे? इस प्रवृत्ति में सुधार 1947 में संभव था, आज 2023 में बहुत कठिन है। तो ये भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि हुई। ब्रिटिश शासन का मूल उद्देश्य था कानून व्यवस्था की स्थापना करना। 1947 में विकास के अनेक प्रकार की योजनाएं बनी, शासन का उद्देश्य पूरा परिवर्तित हो गया। अब शासन का उद्देश्य हो गया लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो प्रशासन को भी उसी को अनुरूप ढालना था, लेकिन ढाला नहीं जा सका। कारण अनेक थे। सुधार एक लंबी प्रक्रिया है।
हम यदि किसी क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं तो एकदम से सुधार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रशासन में भी सुधार एक लंबी प्रक्रिया है। कैसे? सबसे पहले परिवर्तन होता है या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। उन परिस्थितियों को यदि प्रशासन हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, उसका समाधान नहीं कर पा रहा है, तो प्रशासन की अक्षमता सामने आती है। जब प्रशासन की असफलता सामने आती है तो उसमें सुधार की मांग की जाती है। उस सुधार की मांग या सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती है। उसके बाद सरकार एक अध्ययन समिति बनाती है, वह या आयोग बनाती है। वह आयोग पूरी समस्याओं का व्यापक रूप में अध्ययन करता है। और ऐसा नहीं कि 4 दिन 8 दिन अध्ययन करके उसने रिपोर्ट दी दिया, ऐसा नहीं, वर्षों लग जाते हैं। कई बार तो आयोग अपनी रिपोर्ट देते देते 5-6 साल लग जाते हैं। लेकिन तब तक एक व्यवस्था वैसे ही चलती रहती है, काम चलाओ, आगे बढ़ो, देखो। और उसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट को लागू करने की अनेक प्रकार की बाधाएं सामने आती हैं। फिर शासन उस पर विचार करता है। यदि विचार करके उस रिपोर्ट को उसने स्वीकार कर लिया तो ठीक है, लेकिन कई बार शासन उस रिपोर्ट को ही पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है। जितने भाग को अस्वीकार किया उसको लागू करने के लिए फिर या तो कार्यपालिक आदेश जारी किए जाते हैं, राष्ट्रपति का आदेश जारी होता है, या उसके बारे में कानून बनाया जाता है, तब जाकर सुधार हो पाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कई वर्ष लग जाते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे धीमी गति से यह सब काम चलता है। तो सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बाधाएं क्या क्या आती हैं? सुधार के क्षेत्र में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले संस्थागत नौकरशाही। नौकरशाही में कोई भी अच्छाई यदि आपको देखनी है तो आपको नहीं दिखेगा। उसमें बुराइयां ही बुराइयां हैं। लेकिन फिर भी बिना नौकरशाही के किसी भी देश का प्रशासन चल नहीं सकता। तो इसे एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरी चीज तो संस्थागत नौकरशाही सुधार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि नौकरशाह उनका जो रौब होता है, उनकी जो शान शौकत होती है, उनके पद की गरिमा होती है, वो किसी भी रूप में छोड़ना नहीं चाहते, कम करना नहीं चाहते। अब सोच लीजिए, जिनके कंधों पर उस सुधार को लागू करने की जिम्मेदारी है, वे जानबूझकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। दूसरी चीज, और इस संस्थागत नौकरशाही की गहरी पैठ है, सब तरफ ये व्याप्त है, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के एक छोटे से कार्यालय तक, और ये विरोध करते हैं और वो यथा स्थितिवाद के सबसे बड़े समर्थक हैं। तो चाहे राजनीतिक सुधार हो, चाहे प्रशासनिक सुधार हो, राजनीतिक सुधारों का राजनीतिक नेता लोग विरोध करते हैं, प्रशासनिक सुधार का नौकरशाह विरोध करते हैं। सब यथा स्थितिवाद चलने देना चाहते हैं, क्योंकि यथा स्थिति के चलते उनके पद की गरिमा, उनका रौब, उनकी शान शौकत ये बनी रहती है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे प्रशासन में सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे पहले है राजनीतिक परिवर्तन। 1947 में राजनीतिक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन की, सुधार की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को एक नए सांचे में डालना था। उसके उद्देश्य में आमूलचूल परिवर्तन किया जाना था। तो ये आवश्यकता पहली। दूसरी है पंचवर्षीय योजनाएं। नेहरू की सरकार ने सोवियत संघ से प्रेरित होकर के पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया। तो उन पंचवर्षीय योजनाओं में ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे जो अगले 5 साल में क्रियान्वित किया जा सके, ताकि भारत एक लोक कल्याण का राज्य अच्छी तरह से बन सके। तो पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रशासन में सुधार की आवश्यकता थी। तीसरी चीज, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? वस्तुतः जिन नेताओं ने, जिन लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया, प्रयास किया, कुछ भी किया,
जब स्वतंत्रता मिल गई तो उन्होंने उस बलिदान को, उस प्रयास को भुनाना चाहा कि हमने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों की लाठियां खाई, जेल गए, हमको सजा हुई, हमको यातनाएं दी गई, हमको उसकी कीमत चाहिए। तो उन नेताओं के लिए पद भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण बना। दूसरी चीज, भ्रष्टाचार इसलिए भी बढ़ा क्योंकि जो लोग राजनीतिक नेता चुने गए, जो सांसद चुने गए, जो विधायक चुने गए, जो मंत्री नियुक्त किए गए, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इनको मार्गदर्शन करने वाला नौकरशाह था। तो नौकरशाहों ने इन मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को अपने उंगली में नचाना शुरू किया क्योंकि उनमें ज्ञान कम था, अनुभव कम था। जबकि उनके सामने आईसीएस अधिकारी बैठने लगे थे, आईएएस अधिकारी बैठने लगे थे। तो उन्होंने, नौकरशाहों ने मंत्रियों के साथ मिलकर के, विधायकों के साथ मिलकर के तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार किए। तो दोनों ही किसी से कम नहीं है भ्रष्टाचार में। तो ये भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती है, इसलिए प्रशासनिक सुधार होना चाहिए। प्रयास, अब देखते हैं कि प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में कौन कौन से प्रयास किए गए। सबसे पहले सचिवालय पुनर्गठन समिति का गठन किया गया 1947 में। इसको कहा गया कि आप सचिवालय को पुनर्गठित करिए और उसके बारे में रिपोर्ट दीजिए ताकि ब्रिटिश सरकार के समय में जो व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन हो और भारतीय व्यवस्था के अनुरूप उसका गठन किया गया। इस समिति ने अधिकारियों की कमी को पूरा करने का सुझाव दिया कि बहुत से पद अधिकारी स्तर, उच्च स्तर पर बहुत से पद खाली थे, रिक्त थे, उन पदों को भरने का सिफारिश किया और अधिकारियों की योग्यता और क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने का सुझाव दिया। दूसरा, आयंगर समिति 1949 में गठित की गई थी। आयंगर समिति ने कहा सचिवालय की संरचना और कार्यात्मक परिस्थिति की परिवर्तन की उसने सिफारिश की। क्या? सचिवालय की संरचना के बारे में उसने आमूलचूल परिवर्तन का सुझाव दिया था। इसी प्रकार से जो लोग वस्तुतः कार्य करते हैं उन कार्यों के परिस्थिति के अनुरूप प्रशासन में आवश्यक सुधार होना चाहिए। इन दोनों को सिफारिशों को सरकार ने एकदम से अस्वीकृत कर दिया, खत्म। फिर गोरवाला स्वयं एक प्रशासनिक अधिकारी थे। 1951 में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा नीति निर्माण और क्रियान्वयन संस्था में भेद होना चाहिए। नीति निर्माण अलग चीज है, उन नीतियों का क्रियान्वयन अलग है। जैसे वर्तमान समय में सचिवालय नीति निर्माण करता है और उन नीतियों को क्रियान्वित करने का काम संचालनालय या निदेशालय करता है। तो गोरवाला ने अपने रिपोर्ट में कहा था दोनों संस्थाएं अलग अलग होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे और सचिवालय को संचालनालय के कार्य में हस्तक्षेप कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर संचालनालय के कार्य में मंत्रालय का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। दूसरी चीज, व्यापक तालमेल हो। जब तक तालमेल नहीं होगा अच्छा से अच्छा कार्य भी संपन्न नहीं किया जा सकता। मतलब हर काम में कोई कमी सामने जरूर आएगी। इसलिए विभिन्न संगठनों के बीच व्यापक समन्वय और तालमेल होना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी जांच और नियंत्रण का कार्य करें। जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनके हाथ में नियंत्रण का अधिकार होना चाहिए। मतलब कंट्रोलिंग, नियामक कार्य उनके पास होना चाहिए। और जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास कार्य करने का अधिकार और उत्तरदायित्व होना चाहिए। क्योंकि जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वे फील्ड से अधिक जुड़े होते हैं, इसलिए उनको काम करने का पूरा अधिकार देना चाहिए और उन्हें ऊपर के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहिए। तो ये गोरवाला रिपोर्ट में कहा गया था। इसके अलावा
गोलवाला ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए और जो गड़बड़ करते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। आपको एक उदाहरण दूं, एक छोटा सा उदाहरण है। अशोक खेमका नाम के एक आईएएस अधिकारी हैं। 30 वर्ष हुआ उनको आईएएस के नौकरी में। उनको उनका 56 बार स्थानांतरण हो चुका है हरियाणा में। 30 वर्षों में 56 बार स्थानांतरण, क्योंकि वो एक नंबर की ईमानदार हैं। तो भारत में ईमानदारी का पुरस्कार इसी तरह से दिया जाता है। फिर एप्पलबी प्रतिवेदन, जॉन पॉल एप्पलबी, ये अमेरिका के लोक प्रशासन के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। तो उनको पंडित नेहरू ने भारत बुलाया और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिए कहा। तो एप्पलबी ने 1953 में अपनी रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से काम हुए, कौन कौन से काम नहीं हुए, देखें उन्होंने क्या कहा था अपनी रिपोर्ट में। उन्होंने कहा था कि भारत में लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना होनी चाहिए। लोक प्रशासन संस्थान, भारत में लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई उनकी रिपोर्ट के आधार पर। इसमें क्या होता है, लोक प्रशासन से संबंधित तमाम चीजों का व्यापक रूप में और क्षेत्र में जाकर के अध्ययन किया जाता है, केस स्टडी की जाती है। उसके आधार पर यह संस्थान अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। दूसरी चीज, O&M की स्थापना। O मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, और M का मतलब मैनेजमेंट, प्रबंध। प्रत्येक संगठन में संगठन और प्रबंध अलग अलग होना चाहिए। संगठन अलग चीज है, प्रबंध अलग चीज है। यदि संगठन और प्रबंध के आधार पर किसी भी प्रशासनिक संरचना का गठन किया जाता है तो वह आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो प्रशासन में संगठन और प्रबंध दोनों काम अलग अलग होना चाहिए। कार्य जितना विकेंद्रित होगा उतना उसमें स्पेशलाइजेशन आएगा, विशेषज्ञता आएगी, क्योंकि उस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति उस काम को करते करते उस काम में विशेषज्ञ हो जाएंगे। तो परिणाम स्वरूप जहां विशेषज्ञ होंगे काम में शुद्धता आएगी, रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो ये O&M की स्थापना है। सरकार ने कई मंत्रालयों में O&M की स्थापना की है और उसका रिजल्ट अच्छा आया है। सूत्र और स्टाफ है अंतर। सूत्र और स्टाफ, इन दोनों की चर्चा पिछले व्याख्यान में हो चुकी है। सूत्र मतलब यह है, वह है जो वस्तुतः उस काम को करता है, और स्टाफ वह है जो उस कार्य में सहायता करता है। जैसे सेना, जो सैनिक वस्तुतः युद्ध करने के लिए फ्रंट में जाते हैं वो सूत्र हुए, और युद्ध करने के लिए जो वर्ग सहायता करता है, गोला बारूद की, मिसाइल्स की, रसद की, वस्त्र आदि की, आने जाने के मार्ग की, पुल बनाने की, ये तमाम प्रकार की जो चीजें सहायता करता है उसे स्टाफ कहा जाता है। तो एप्पलबी ने कहा सूत्र और स्टाफ में अंतर किया जाना चाहिए और इनको अलग अलग काम, मतलब उनको कार्य निर्धारित किया जाना चाहिए। फिर प्रशासनिक प्रक्रिया में सरलता। प्रशासनिक प्रक्रिया में जटिलता भारतीय प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है। एक छोटे से काम के लिए महीनों और वर्ष लग जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता। आपको एक छोटा सा कागज चाहिए, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए कोई काम करने के लिए, तो उसमें साल भर लग जाते हैं। जो काम जापान में एक दिन में होता है उस काम के लिए भारत में 1 साल कम से कम चाहिए। तो प्रशासनिक प्रक्रिया भारत में बहुत जटिल है। विशेष करके 1991 के बाद थोड़ी सी इसमें सुधार आया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से सुधार नहीं हो पाया है। प्रशासनिक प्रक्रिया की जटिलता कम होनी चाहिए, उसको सहज और सरल बनाया जाना चाहिए।
एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। पहले जब ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाता था, मैनुअल फॉर्म भरा जाता था, आप क्या करते थे? परीक्षा फॉर्म कॉलेज से लाते थे, उसको भरते थे, आवश्यक अंक सूची और प्रमाण पत्र उसमें अटैच करते थे, कॉलेज में जाकर के जमा करते थे फीस के साथ। बात खत्म। जब से कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था हुई है तब से आप क्या कर रहे हैं? आप किसी कंप्यूटर सेंटर में जाते हैं, कंप्यूटर सेंटर का कंप्यूटर ऑपरेटर आप जैसा जैसा कहते हैं उसी प्रकार से टाइप करते जाता है, फॉर्म भरते जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक होती है, फिर भी आप उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको देखते नहीं हैं, चेक नहीं करते हैं, उसको वैसा ले आते हैं, आप उसको आवश्यक फीस देते हैं। फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके फोटोकॉपी कराते हैं, उसको अटैच कर, उसको उसके साथ संलग्न करते हैं फॉर्म प्रिंट आउट के साथ, हार्ड कॉपी के साथ। फिर आप महाविद्यालय में घंटों तक लंबी लाइन में लग करके उस फॉर्म को चेक कराते हैं, फिर जमा करते हैं। इसी प्रकार से जो आप परीक्षा फीस देते हैं, कंप्यूटर सेंटर में जाकर के परीक्षा फीस जमा करवाते हैं, फिर अनेक प्रकार की उसमें औपचारिकता होती है, वो सब करके आप परीक्षा फीस पटाते हैं। तो देखिए, पहले जो मैनुअल सिस्टम था और आज जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, आजकल की प्रक्रिया जटिल हो गई है, इसमें भी सरलता स्थापित की जा सकती है, लेकिन करेगा कौन, ये समस्या है। फिर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। टाइम टू टाइम इनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि नई नई परिस्थितियों के अनुसार वे अपने आप को ढाल सके, उस काम को पूरा कर सकें। पिरामिडी संरचना में अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। भारत में पद सोपान की स्थिति है, पद सोपान पिरामिड के आकार का होता है। सबसे ऊपर में एक अधिकारी, जैसे जैसे नीचे नीचे उतरते हैं वैसे वैसे अधिकारियों और फिर कर्मचारियों की संख्या हजारों तक बढ़ती जाती है। तो इस पिरामिडीय संरचना में विकेंद्रीकरण अधिक होना चाहिए ताकि शक्तियां नीचे के कर्मचारियों तक और ज्यादा बढ़े और वे अपने से उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी हों। तो ये एपल प्रतिवेदन ने अपनी बात में कही। फिर है पांचवा संथानम समिति। संथानम समिति 1962 में गठित किया गया था और इसने केंद्रीय सतर्कता आयोग का सुझाव दिया था। 1962 में यह जो संथानम समिति बनी थी उसने कहा था एक केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया जाना चाहिए ताकि उच्च अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की जांच की जा सके। वस्तुतः संथानम समिति के गठन का उद्देश्य था प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उपाय दीजिए। तो उसने केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन का सुझाव दिया था, आयोग का गठन किया गया और उसने मंत्रियों के बारे में कहा था कि लोकपाल और लोक आयुक्त की स्थापना की जानी चाहिए। तो लोक आयुक्त कुछ राज्य में हो चुका है, केंद्रीय लोकपाल को आप देख चुके हैं, कोई मतलब अभी तक नहीं रह गया है। इसके बाद प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया 1966 में। इसमें प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई जब वित्त मंत्री बने तो उन्होंने केंद्रीय सुधार आयोग से, प्रशासनिक सुधार आयोग से त्यागपत्र दिया और उनके स्थान पर के हनुमंतैया प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष बने। तो उसने अपनी रिपोर्ट में कहा लोकपाल और लोक आयुक्त की स्थापना की जाए। लोकपाल केंद्र सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करे और लोक आयुक्त राज्य सरकार के अधीन जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करे। फिर मंत्री परिषद का आकार, मंत्री परिषद में कितने मंत्री हों, तो ये आवश्यकता अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। उसने ये कहा योजना आयोग में प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री नहीं होना चाहिए, लेकिन आज तो योजना आयोग नहीं रहा। जब तक योजना आयोग रहा तब तक प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। आज नीति आयोग है, नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए इस प्रकार से प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की जाती है उनको भी पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता।
तो इसमें कोई मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। फिर अंतरराज्यीय परिषद का उसने सुझाव दिया कि विभिन्न राज्यों के बीच पारस्परिक विवादों का समाधान करने के लिए, अड़ोस पड़ोस के राज्यों के बीच अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए अंतरराज्य परिषद होना चाहिए, उसने सुझाव दिया था। और अंतरराज्यीय परिषद अभी गठित किया जा चुका है, क्षेत्र के आधार पर भी और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका गठन किया जा चुका है। फिर कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार उसने समाप्त करने की मांग की। उसने अपनी सिफारिश में कहा कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो उसका समाधान नहीं हुआ तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक संयुक्त परिषद की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें सरकारी अधिकारी भी हों और हड़ताली लोग भी हैं। तो इस प्रकार से एक संयुक्त आयोग का गठन करके उस समस्या का समाधान के बारे में विचार किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी सिफारिश थी, लेकिन भारत में हड़ताल करना हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी पद पर हो अपना मूल अधिकार समझता है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय भी इस चीज को कह चुका है कि हड़ताल करना कर्मचारियों का अधिकार नहीं है, लेकिन भारत है कुछ भी किया जा सकता है। और कलेक्टर एक नियामक अधिकारी के रूप में काम करे, मतलब कि जांच अधिकारी या नियंत्रक अधिकारी के रूप में काम करना चाहिए और विकास के समस्त कार्य एक दूसरे अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए। तो विकास अलग है, जांच अलग है, दोनों अलग अलग होना चाहिए। इसके बाद सरकारिया आयोग का गठन किया गया 1983 में। सरकारिया आयोग वस्तुतः केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों को अध्ययन करने के लिए इसका गठन किया गया था। इसका ज्यादा संबंध प्रशासनिक सुधार से नहीं था, लेकिन कुछ बातें उसने कही, जैसे राज्य में केंद्रीय बल की तैनाती राज्य की इच्छा के विरुद्ध भी की जानी चाहिए, क्योंकि राज्य देश में विघटनकारी तत्व ज्यादा सक्रिय है। तो राज्यों में जो इस प्रकार से विघटनकारी तत्व सक्रिय है, इनकी सक्रियता को देखते हुए केंद्र को यह अधिकार होना चाहिए कि वह किसी भी राज्य में केंद्रीय बल की तैनाती कर सके। और दूसरी चीज उसने कहा कि जिस प्रकार से अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय विदेश सेवा IFS, भारतीय राजस्व सेवा IRS, इसी प्रकार से चिकित्सा, इंजीनियरिंग और शिक्षा के लिए भी अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाना चाहिए। तो इंजीनियरिंग सेवा का गठन किया जा चुका है IES, इंजीनियरिंग सर्विस, लेकिन अभी तक चिकित्सा और शिक्षा सेवा के लिए इसका गठन अभी तक नहीं किया गया है। तो ये सरकारी आयोग की रिपोर्ट में बात कही गई थी। फिर 8वां है प्रशासनिक सुधार आयोग द्वितीय। पहला था ये 1966 हनुमंतिया के नेतृत्व में बना था, और दूसरा ये प्रशासनिक सुधार आयोग द्वितीय का गठन किया गया 2005 में। इसने 2009 में अपना रिपोर्ट दिया। इसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो RTI सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो बना है, यह बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसको और ज्यादा प्रभावी किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज उसने कहा विसिल ब्लोअर मतलब जो सरकार की या किसी अधिकारी की गुप्त बातों को प्रकट करते हैं और ऐसे बातों को प्रकट करते हैं जो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वालों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। और सरकार ने 2011 में विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम पारित किया, क्योंकि जो लोग ऐसी चीजों को प्रकट करते हैं या शिकायत करते हैं, उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे लोगों के संरक्षण के लिए विसिल ब्लोअर कानून बनाया गया है 2011 में। तो ये है भारत में प्रशासनिक सुधार की प्रयास। जहां तक निष्कर्ष का प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित है। इसकी संस्कृति पूरी तरह से अंग्रेजी है। यह अपने आप को जन सामान्य से न केवल ऊपर समझता है, अपितु वह अपने आप को उच्च समझता है।
इनमें व्यापक आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ताकि ये प्रशासनिक अधिकारी, लोक प्रशासन जनता के साथ घुल मिल सके, काम करने के लिए जनता का सहयोग प्राप्त कर सके। इनमें उस प्रकार का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स न हो जैसा आज उनमें है। लेकिन ये कौन करेगा? वही नेता करेंगे, संसद में जाकर के कानून बनाएंगे, जो आज इनके बहुत बड़े सहायक हैं। तो ये भारत में फिलहाल संभव नहीं दिखता। जैसा है आपको उसी प्रकार से चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। चुनाव होते ही सूरतें बदल जाती हैं, व्यवस्था यथावत बनी रहती है, क्योंकि जो व्यवस्था चल रही है उसमें आमूलचूल परिवर्तन, जनता के हित में परिवर्तन आज तक करने की हिम्मत या हिमाकत कोई नहीं कर पाया है। यह है भारत में प्रशासनिक सुधार। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।